ओके माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं योगेश त्यागी, फिजिक्स लेक्चरर, टैगोर शिक्षा समिति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो बच्चों, आज हम 11th आरबीएससी के जो टॉपिक चल रहे थे, तो पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका था कि आपकी विमाओं के अनुप्रयोग क्या थे। तो हम 3 एप्लीकेशंस बता चुके थे। मुझे लगता है कि आपने उनको राइटिंग में भी लिख लिया होगा, और एक जो मैंने आपको न्यूमेरिकल दिया था करने के लिए, अभी मेरे पास किसी भी बच्चे ने उसका सॉल्यूशन मेरे पर्सनल लिंक पर नहीं भेजा है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो भी प्रॉब्लम है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कराया करूं, फिर भी आप प्रयास किया करें। तो आज हम बात करेंगे, जो है आज महत्वपूर्ण टॉपिक है एरर। तो हम बात चल रही थी कि एरर क्या होता है। हमारे पास 2 प्रकार के मान होते हैं। एक होता है वास्तविक मान, एक होता है वास्तविक मान, और एक होता है बेटा मापित मान। वास्तविक मान और मापित मान। जैसे हम प्रयोगशाला में जाते हैं, तो प्रयोगशाला में हम किसी प्रैक्टिकल को करते समय उसके ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन करते हैं, यानी उसकी रीडिंग लिखते हैं। तो जो लिखे गए रीडिंग्स के मान हैं, रीडिंग्स के जो मान हैं, उन्हें हम कहते हैं मापित मान। राइट बेटा। एक होता है रियल यानी वास्तविक मान, जो किसी भी राशि का या किसी भौतिक राशि का एक निश्चित मान होता है, जिसे हम वास्तविक मान कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि त्रुटि किसे कहते हैं। तो एरर में होगा कि त्रुटि बराबर होगा वास्तविक मान माइनस मापित मान। यानी वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को हम त्रुटि कहते हैं। यानी आपने जो मान मापा है, वास्तव में उसका कितना मान है, उसका जो अंतर निकल के आएगा, उसको हम त्रुटि बोलेंगे। अब त्रुटि में कुछ शब्द आते हैं, जैसे यथार्थ मान। जैसे यथार्थ मान क्या होता है बेटा? सुने आप ध्यान से। अगर किसी राशि का मान आपने मापा है, तो जो मापा गया मान है वो वास्तविक मान के कितने निकट या नज़दीक है, यही उसकी यथार्थता का पैमाना होता है। यानी आपने जो मान मापा है, वो मापा गया मान वास्तविक मान के कितने निकट या नज़दीक है, उसे उसकी क्या कहते हैं? यथार्थता कहते हैं। अब बात आती है, एक शब्द और आता है जिसे कहते हैं परिशुद्धता। क्या कहते हैं? परिशुद्धता। राइट बेटा। देखिए, शुद्धता से पता लग रहा है। परिशुद्धता का मतलब है कि आपने जो मान मापा है, यानी जो मापा गया मान है, उसकी परिशुद्धता को आप कैसे पहचानेंगे? तो आपने जो मान मापा है वो किस सीमा और किस विभेदन के साथ मापा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यानी किस सीमा पर जाकर के, कौन सी सीमा तक जाकर के आपने मान को मापा है, या ऐसे कह सकते हैं कि उसमें आपने विभेदन कितना किया है, ये उसकी परिशुद्धता का पैमाना होता है। जैसे जब कोई घटना हो जाती है, तो हम कहते हैं क्या तूने ये घटना देखी? बोले हाँ देखी। लेकिन अगर हम उससे कहते हैं क्या तूने अपनी आँखों से पास खड़े होकर के देखी, तो वो कहता है यस सर। तो इसका मतलब वो जिस घटना की व्याख्या कर रहा है वो पूरी शुद्धता के साथ बता रहा है। और यदि एक कुछ दूरी पर खड़े होकर यदि उस घटना को देखता है, तो वो उतनी शुद्धता के साथ मापन नहीं कर सकता है। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं कभी कभी, तो खिलाड़ी कैच लेते लेते अचानक बाउंड्री के नज़दीक चला जाता है, तो उसका बाउंड्री पे पैर पड़ा है या नहीं पड़ा है, इसका निर्धारण हम किससे लेते हैं? गांव में जो बाउंड्री के नज़दीक बैठा है, यानी उससे पूछते हैं कि तूने मापन किया कि नहीं, तू बता इसका पैर बाउंड्री लाइन पर पड़ा या नहीं पड़ा। जबकि हम ये नहीं है कि जो ऑडियंस से दूर बैठा है उससे उसका मापन नहीं करेंगे। यानी परिशुद्धता का पैमाना क्या है कि आपने कितने विभेदन और किस सीमा पर जाकर के उसका मापन किया है, यह उसकी परिशुद्धता का पैमाना होता है। अब बात आती है कि सर त्रुटि तो कई प्रकार की होती है। जी हाँ, त्रुटि 3 प्रकार की होती है। इसके 3 प्रकार होते हैं। आज आपको तीनों प्रकारों के बारे में बता देते हैं।
सबसे पहले एक एरर होता है नंबर 1, जिसको कहते हैं क्रमबद्ध त्रुटि। राइट बेटा, तो क्रमबद्ध त्रुटि को इंग्लिश में कहते हैं सिस्टेमेटिक एरर। राइट बेटा, ये है क्रमबद्ध त्रुटि, क्योंकि कई शब्द हिंदी में टफ पड़ते हैं और इंग्लिश में आसान होते हैं, इसके मीनिंग से भी आप समझ सकते हैं। सिस्टेमेटिक एरर क्या है? ये एरर इस प्रकार का है कि किसी भी भौतिक राशि के मान में किसी एक दिशा में, सुनते चलना ध्यान से, किसी भौतिक राशि के मापन में एक दिशा में, किसमें बेटा? किसी भौतिक राशि की एक दिशा में आगे बढ़े, एक दिशा में आगे बढ़े, यानी एक ऐसा एरर, एक ऐसी त्रुटि जो किसी भौतिक राशि के मापन में एक दिशा में सिर्फ आगे बढ़े, वन डायरेक्शन, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, एक ही दिशा में आगे बढ़ती चली जाती है त्रुटि। यानी अगर कोई एरर धनात्मक है और उसी दिशा में यदि आप आगे बढ़ रहे हो तो उसमें एरर हमेशा पॉजिटिव आता रहेगा, इसे कहते हैं सिस्टेमेटिक एरर। बेटा, क्रमबद्ध त्रुटि का कारण हम जानते हैं। हम जानने का मतलब है कि जब हम प्रयोगशाला में कोई प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तो क्रमबद्ध त्रुटि का कारण हमें पता होता है और इन्हें पता करके कम किया जा सकता है। यानी क्रमबद्ध यानी सिस्टमेटिक एरर को कम किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है, बिल्कुल कम कर सकते हैं। अच्छा, इसके स्रोत क्या हैं? यानी क्रमबद्ध त्रुटि आने का कारण क्या है? तो नंबर ए, पहला कारण मैं आपको बता देता हूँ। पहला कारण है इसका यंत्रगत त्रुटि। कौन सी बेटा? यंत्रगत त्रुटि, यानी ऑपरेटर एरर। यानी जिस कंपनी या जिस फैक्ट्री से कोई ऑपरेटर बन करके आया है, यदि वहीं से उसमें कोई त्रुटि आई है तो आपकी कोई कमी नहीं है, क्योंकि ये सिस्टेमेटिक एरर है। इसमें आप ऑपरेटर में सुधार करके आप इस एरर को कम कर सकते हैं। यानी ये होती है यंत्रगत त्रुटि, यानी ऑपरेटर में जहाँ से वो बन के आया है, हो सकता है कि उसमें कि बनाने में किसी प्रकार का एरर रह गया हो, तो उसे आप जानकारी लेकर के कम कर सकते हैं। तो ये था यंत्रगत त्रुटि। दूसरा है बेटा बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। राइट बेटा, मतलब जैसे अगर किसी राशि का वास्तविक मान कुछ है और आप जब मापित कर रहे हैं तो कुछ और आ रहा है, उसका कारण क्या हो सकता है कि जब उस राशि का वास्तविक या शुद्ध मान निर्धारित किया गया था, ध्यान देना बेटा, वास्तविक मान को शुद्ध मान भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? शुद्ध वैल्यू। शुद्ध का मतलब प्योर वैल्यू। अब सुना कि शुद्ध मान या वास्तविक मान जब निर्धारित किया गया था, तब हो सकता है उस समय ताप, टेम्परेचर, दाब, वायु का वेग, वायु वेग और अन्य कंडीशन अलग हो सकती हैं। और जिस समय आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, यानी उन्होंने गर्मियों में निर्धारित किया हो और आप सर्दियों में प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो बाह्य कारक बदल गए ना, ताप बदल गया ना। हो सकता है उस कमरे का वायु वेग बदल गया हो, तो इस कंडीशन में आप इस चीज़ की जानकारी लेकर के उसकी वैल्यू को कम कर सकते हैं। तो ये हो गया बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। तीसरा, ये आप पर निर्भर है, ये है व्यक्तिगत त्रुटि। कौन सी बेटा? व्यक्तिगत त्रुटि। इसमें क्या होता है कि इसमें जो व्यक्ति प्रैक्टिकल कर रहा है, जो किसी राशि का मान माप रहा है, उसके अनुभव में कमी हो सकती है। राइट, क्या हो सकती है? उसके अनुभव में कमी हो सकती है। अनुभव में कमी होने का मतलब है कि अनुभव में कमी होने के मतलब कि वो किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हो। पूर्वाग्रह से ग्रसित का मतलब जैसे वो सीखता चला आया हो कि नहीं प्रैक्टिकल ऐसे ही किया जाता है,
और वो दूसरे की ना मान करके अपनी मर्जी से ही उसको गलत तरीके से प्रैक्टिकल को कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में या वो ऐसे सोच सकता है कि नहीं साहब इसकी वैल्यू तो इतनी होती है, इतनी कभी आई नहीं, इसका मतलब वो पहले से किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित है, यानी उसके अनुभव में कमी है, और इसको जानकारी प्राप्त करके आप इसको भी कम कर सकते हैं। तो बेटा क्रमबद्ध त्रुटि क्या होती है, एक बार फिर सुन लें। एक ऐसी त्रुटि जो एक दिशा में आगे बढ़ती चली जाती है, या ऐसे कह सकते हैं कि किसी भौतिक राशि के मापन में एक दिशा में जो आगे बढ़े, ऐसी त्रुटि को क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। इसके कारणों का हमें पता होता है, इसे कम किया जा सकता है। कारण कौन कौन से हैं, जो मैंने आपको 3 बता दिए गए हैं। अब आता है अपने पास नंबर 2, महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है नंबर 2, जिसे कहते हैं बेटा यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि यानी इसको बोलते हैं हम रैंडम एरर। यादृच्छिक त्रुटि, रैंडम का मतलब क्या है, अनियमित होना, अनियमितता। यानी ये जो त्रुटि है ये किसी मापन में अनियमितता के कारण प्राप्त होती है। जैसे जब हम वैल्यू ले रहे हैं तो सपोज आ रहा है 70 और अगली रीडिंग ली तो वो हो गया कितना 270, यानी बहुत ज़्यादा अनियमितता आ गई इसमें। या ऐसे आ रहा है पहली रीडिंग आ रही है 2, दूसरी आ रही है 5, यानी कितने का डिफरेंस हुआ 3 का, लेकिन अगली रीडिंग आ रही है 11, यानी कितने का डिफरेंस हो गया 6 का। तो ये क्या हो गया, ये अनियमितता हो गई। तो ये अनियमितता के कारण भी यादृच्छिक त्रुटि उत्पन्न होती है और इसे कम किया जा सकता है। तो आप सोच रहे होंगे कम कैसे करेंगे सर, तो आइए मेरे साथ। यादृच्छिक त्रुटि को कम करने के लिए बेटा जो मान आपने मापे हैं, राइट, जो वैल्यू आपने नोट की हैं उन सब का औसत ले लीजिए, तो यादृच्छिक त्रुटि का मान क्या हो जाएगा, कम। यानी मापित मानों का औसत मान, मापे गए मानों का औसत ले लिया जाए, औसत ले लिया जाए तो यादृच्छिक त्रुटि जो है वो कम की जा सकती है, राइट। कैसे, जैसे सपोज मैंने माना कि अगर कोई मापित मान है A1, A2, A3, ऐसे मैंने मान लिया A1, A2, A3 डॉट 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 मैंने मान लिया AN, राइट बेटा। तो ऐसी स्थिति में इसके लिए हम लिखेंगे AM, यानी इसका औसत, या औसत को ऐसे भी लिखा जा सकता है A बार। तो औसत कैसे लेंगे बेटा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN। औसत कैसे लेते हैं, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो संख्या कितनी है, n तक है, तो अपॉन n। तो इस सूत्र की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, यादृच्छिक त्रुटि को कम कर सकते हैं। एक बात और ध्यान देना बेटा, ये जो AM है या जो A बार की वैल्यू है, यही वास्तव में इसका क्या होता है, शुद्ध मान होता है। क्या होता है, शुद्ध मान, या इसी को कहते हैं वास्तविक मान। निकट भविष्य में बताने जा रहा हूँ आपको वास्तविक मान। तो यादृच्छिक त्रुटि को कैसे कम कर सकते हैं, औसत लेकर के, राइट बेटा। अब आती है नंबर 3, तीसरी त्रुटि, नंबर 3, तीसरे पर बात करते हैं बेटा। तीसरे नंबर पर होती है स्थूल त्रुटि, इसको कहते हैं ग्रॉस एरर। ये है ग्रॉस एरर, राइट बेटा। स्थूल त्रुटि क्या है बेटा, ये तो 101% कोई व्यक्ति यदि मानसिक रूप से बीमार है तभी ये त्रुटि आती है। स्थूल त्रुटि, अगर कोई व्यक्ति लैब में गया है और वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, यानी उसको कोई मानसिक बीमारी है। मानसिक बीमारी का मतलब जो इतनी बड़ी गलती कर रहा है जो होनी नहीं चाहिए, या फिर वो किसी की सुनना नहीं चाहता, या वो समझना नहीं चाहता, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, मानसिक बीमार व्यक्ति कहा जाएगा। यानी इस त्रुटि में, स्थूल त्रुटि में कैसे कहेंगे, देखिए। नंबर 1, यदि कोई व्यक्ति लिखने में, सुनने में, पढ़ने में
या किसी अन्य में बहुत बड़ी गलती कर रहा है, तो ये स्थूल त्रुटि आने का पहला कारण है। पढ़ने का मतलब है, लिखा है मान लो 36, पढ़ रहा है 76, तो ये उसकी मानसिक त्रुटि है। अगर मान लो पढ़ने में, सुनने में कोई बोल रहा है उससे कि लिखो 36, वो लिख रहा है 76, यानी ये भी उसके सुनने में कमी है। इसका मतलब है अगर किसी व्यक्ति के पढ़ने में, लिखने में, सुनने में अगर गलती आती है तो वो है स्थूल त्रुटि का पहला कारण। और दूसरा है बेटा, नंबर 2, दूसरा है कैलकुलेशन करते समय। यदि वो प्रयोग की गणना करते समय कोई गलती कर रहा है, अगर मान लो उसके भाग में, उसके गुणा में या उसके घटाव में अगर कोई गलती है तो ये स्थूल त्रुटि उत्पन्न होगी। अगर उसको भाग देना नहीं आ रहा, यानी उसके सभी मापित मान सही हैं लेकिन उसने भाग देने में गलती कर दी या गुणा करने में गलती कर दी, तो परिणाम तो गलत आएगा ही आएगा। और यदि परिणाम गलत आएगा तो उसका कारण है स्थूल त्रुटि। और तीसरा है कि यदि वो प्रैक्टिकल करते समय प्रैक्टिकल के सही कनेक्शन को न जोड़ते हुए सीधी रीडिंग लेने लग जाए, यानी जैसे हम कई प्रैक्टिकल कराते हैं तो उसमें पूरा सर्किट कंप्लीट किए बिना ही उसने सेल को सीधा किससे जोड़ दिया, वोल्टमीटर या एमीटर से, और उसमें सुई हिली और उसने रीडिंग लिख ली, जबकि ऑपरेटर जुड़ा ही नहीं। यानी जब किसी उपकरण को पूरी नियमितता के साथ जोड़े बिना ही पाठ्यांकों को ले लेना, इसका कारण है स्थूल त्रुटि। और ये सब कमी एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के लिए ही होती हैं। तो स्थूल त्रुटि को कम नहीं किया जा सकता। इसको कम करने का अर्थ है उस व्यक्ति का ट्रीटमेंट करवाना, राइट। तो अब आइए, ये अपने पास हमने त्रुटियों के 3 प्रकार पढ़े, फिर सीख लो। क्रमबद्ध त्रुटि, दूसरी हमने क्या पढ़ी थी, यादृच्छिक त्रुटि, और तीसरा पढ़ा हमने स्थूल त्रुटि, यानी त्रुटि आने के कारण पढ़ लिए। अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि वास्तव में इन त्रुटियों का क्या यूज है। तो आइए देखिए इधर, आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक में स्टार्ट करेंगे और एक न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत अच्छा सा, देखना आप मेरे साथ जुड़ना। अब हम पढ़ेंगे, एक होती है अपनी परम त्रुटि, या इसको हम कह सकते हैं, देखिए इधर, अनापेक्षकीय त्रुटि, या इसी को बोलते हैं परम त्रुटि। कौन सी बेटा, परम त्रुटि, अनापेक्षकीय त्रुटि या परम त्रुटि। और दूसरे नंबर पर पढ़ते हैं हम माध्य परम त्रुटि। मैं बेटा एक ही नाम लिखूंगा, या तो परम लिखूंगा या अनापेक्षकीय, एक ही बात है, माध्य परम त्रुटि। और तीसरे पर होती है बेटा आपेक्षकीय त्रुटि, और एक होती है बेटा प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत, परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि। अगर इनको पढ़ लेंगे तो 100% आपके एग्जाम में एक न्यूमेरिकल आएगा जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अनापेक्षकीय त्रुटि क्या है। तो यदि देखिए, सबसे पहले मैं पढ़ाता हूँ अनापेक्षकीय त्रुटि। तो अनापेक्षकीय त्रुटि में क्या है, यदि किसी राशि के मापित मान क्रमशः A1, A2, A3 ... AN हैं, राइट। तो क्या होगा, औसत मान क्या निकालेंगे बेटा, औसत मान ही क्या कहलाता है, शुद्ध मान। क्या कहलाता है, शुद्ध मान। और इसी को कहते हैं वास्तविक मान। क्या कहते हैं, वास्तविक मान। इसे मैंने क्या बताया था कैसे लिखेंगे, या तो A बार लिख करके, या इसको लिख देंगे AM = राइट बेटा। तो ये हो जाएगा AM = A1 + A2 + A3 + ... and so on AN / N।
ये हमने क्या निकाल लिया, औसत या माध्य भी कहते हैं इसको, एक ही बात है, औसत मान या माध्य मान। अब बात किसकी आती है कि साहब अनापेक्ष की त्रुटि क्या है। तो अनापेक्ष की त्रुटि किसे कहते हैं, सुने ध्यान से कि अनापेक्ष की त्रुटि किसी राशि के वास्तविक मान, किसी राशि के वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को ही क्या कहते हैं, अनापेक्षकीय त्रुटि। तो आइए बेटा इसको किससे लिखते हैं, डेल्टा ए से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, डेल्टा ए। तो यहाँ आ जाएगा बेटा, इधर देखें, सबसे पहले डेल्टा ए इजक्वल टू, तो अब आप बताओ यहाँ से क्या आएगा। मैंने बोला वास्तविक मान कितना है बेटा, ए एम, और मापित मान पहला मान घटाया ए वन, तो इसको क्या लिख देंगे, डेल्टा ए वन। दूसरा क्या हो जाएगा, डेल्टा ए टू इजक्वल टू ए एम माइनस ए टू, और डेल्टा ए थ्री बराबर ए एम माइनस ए थ्री डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाना है, डेल्टा ए एन बराबर ए एन माइनस ए एम माइनस ए एन। तो यहाँ पर ये जो मान हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, अनापेक्षकीय त्रुटि, राइट बेटा। अब बात आती है सेकंड नंबर पर। सेकंड पर क्या है, देखो ये मान पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये ध्यान रख लेना। अनापेक्ष की त्रुटि पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, यानी ए एम से ए वन का मान बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। दूसरे नंबर पर आता है माध्य परम त्रुटि। माध्य नाम से पता लग रहा है बेटा, माध्य परम त्रुटि क्या पता लग रहा है, पता ये लग रहा है कि यदि परम त्रुटि का माध्य ले लिया जाए, यानी अनापेक्ष की त्रुटि का माध्य ले लिया जाए, तो आपको क्या मिल जाएगी, माध्य परम त्रुटि, राइट। और माध्य परम त्रुटि को आप कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, डेल्टा ए तो क्या होती थी परम त्रुटि, नीचे एम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा माध्य, और ऊपर क्या लगा देंगे बार, राइट बेटा। डेल्टा ए बार भी लिखा जा सकता है, इसको सीधा सीधा लिख दो डेल्टा ए बार। अब मैंने बोला आपको क्या लेना है, इनका माध्य लेना है, लेकिन बेटा यहाँ पर ये पॉजिटिव आए या नेगेटिव, सबको क्या रखना है पॉजिटिव, यानी आपको क्या लिखना है, ये लिखना है डेल्टा ए वन और इसका मोड़ लगा देना है। जैसे इसका आंसर आता है -0.1, तो भी यहाँ पर क्या लिखना है +0.1, यानी आप क्या निकाल रहे हैं माध्य। मोड़ लगाने का मतलब है कि ये नेगेटिव राशि भी आंसर में कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। तो डेल्टा ए वन प्लस मोड ऑफ डेल्टा ए टू प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन मोड ऑफ डेल्टा ए एन और डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे एन। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, माध्य परम त्रुटि। अब बात आती है किसकी, आपेक्ष की त्रुटि। किसकी आती है बेटा, आपेक्ष की त्रुटि। और सुने एक बात, जिसको हम अनापेक्ष की त्रुटि कह रहे हैं इसे हम निरपेक्ष त्रुटि भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा, निरपेक्ष त्रुटि भी कह सकते हैं। तो अपन यहाँ बात करें कि निरपेक्ष त्रुटि, माध्य परम त्रुटि और निरपेक्ष का ही दूसरा नाम क्या है, परम त्रुटि। यहाँ पर हम क्या प्राप्त हो गई, माध्य परम त्रुटि। तो अब नंबर किसका आता है बेटा, आपेक्ष की त्रुटि। नंबर थर्ड, आपेक्ष की त्रुटि। तो इसको समझना बेटा, आपेक्ष की त्रुटि क्या होती है। आपेक्ष की त्रुटि होती है माध्य परम त्रुटि और वास्तविक मान के अनुपात को, फिर सुन लें, माध्य परम त्रुटि क्या होती है बेटा, माध्य परम त्रुटि आपको यहाँ पर बता दिया गया। तो आपेक्ष की त्रुटि की परिभाषा सुनो, माध्य परम त्रुटि और वास्तविक मान के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं या आपेक्षकीय त्रुटि कहते हैं। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि आपेक्षकीय त्रुटि, आपेक्षकीय त्रुटि बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा माध्य परम त्रुटि अपॉन वास्तविक मान। और वास्तविक मान का मतलब क्या है, वास्तविक मान का मतलब है इसका लिया गया औसत मान। तो ये हो जाएगा बराबर
क्या हो जाएगा बेटा, माध्य परम त्रुटि कितनी है, डेल्टा ए बार, और वास्तविक मान कितना है, ए एम। इसी को क्या कहते हैं, आपेक्षकीय त्रुटि। क्या कहते हैं, आपेक्षकीय त्रुटि। अब आता है प्रतिशत त्रुटि, नंबर 4, प्रतिशत त्रुटि, या ऐसे कह सकते हैं आपेक्षकीय प्रतिशत त्रुटि, एक ही बात है। तो आपेक्षकीय त्रुटि का प्रतिशत ले लिया जाए तो आपको मिल जाएगी प्रतिशत त्रुटि। कैसे, प्रतिशत त्रुटि बराबर मैं क्या कह सकता हूं, मैं ऐसे लिख दूंगा, आपेक्षकीय त्रुटि इंटू 100%। देखो प्रतिशत लिखते समय 100 भी लिखना है और प्रतिशत भी लिखना है, 100%। यानी आप कैसे लिख सकते हैं इसको, आपेक्षकीय त्रुटि क्या है बेटा, डेल्टा ए बार अपॉन ए एम इंटू 100%। इस प्रकार आप प्रतिशत त्रुटि का मान ज्ञात कर सकते हैं। फिर सुन लें आप, सबसे पहले निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मापित की गई राशियों का माध्य मान निकालोगे, और माध्य निकालने का मान ही वास्तविक मान कहलाता है। और यदि वास्तविक मान में से मापित मानों को घटाते चले जाएं तो ये आपको मिल जाती है कौन सी, निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि, और निरपेक्ष त्रुटि प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, लेकिन जब माध्य परम त्रुटि निकालेंगे तो मोड़ लगा देंगे। मोड़ का मतलब सभी राशियां कैसी हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। राशियों को जोड़ के संख्या का भाग दे देंगे तो माध्य परम त्रुटि मिल जाएगी। और आपेक्ष की त्रुटि, माध्य परम त्रुटि में इसके वास्तविक मान का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगी, आपेक्ष की त्रुटि। और प्राप्त आपेक्ष की त्रुटि का प्रतिशत निकालने पर आपको क्या मिल जाएगी, प्रतिशत त्रुटि। अब हम एक प्रश्न लेते हैं इससे, तो आपकी समझ में बेटर आएगा। देखिए, एक अच्छा सा न्यूमेरिकल हम लिख लेते हैं। न्यूमेरिकल है कि एक सरल लोलक का दोलन काल, सुने ध्यान से, एक सरल लोलक का आवर्तकाल ज्ञात करो। ज्ञात करते समय पाठ्यांक 2.63 सेकंड, 2.56 सेकंड, 2.42 सेकंड, 2.71 सेकंड और 2.80 सेकंड प्राप्त होता है। तो निरपेक्ष कोमा आपेक्षिक, निरपेक्ष कोमा आपेक्षिक कोमा प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो, ये प्रश्न है बेटा। तो आपको क्या करना है, आपको निरपेक्ष, आपेक्षिक, और देखो इसने वो क्या नहीं कहा, इसने निरपेक्ष का मतलब परम त्रुटि पूछ ली, उसके बाद आपसे क्या पूछ ली, आपेक्षिक त्रुटि, यानी माध्य परम त्रुटि नहीं पूछी। तो माध्य तो निकालनी पड़ेगी, यदि आपेक्षिक निकालोगे तो माध्य तो आपको निकालना पड़ेगा। इसका मतलब उसे पूछे या ना पूछे तो भी निकालना पड़ेगा। तो ये आपका क्वेश्चन था, राइट बेटा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो आपके पास देखिए आवर्तकाल, तो बेटा मैं बता दूं आपको, आवर्तकाल को किससे लिखते हैं, कैपिटल टी से। कोशिश ये करिए कि आपको किसी राशि की जो वैल्यू निकलवा रहा है वो किससे लिखते हैं, आप वही अल्फ़ाबेट यूज लीजिए। जैसे मैंने आपको अभी A1, A2, A3 लिए थे तो वो तो कॉमन था। अब आवर्तकाल को किससे लिखते हैं, कैपिटल टी से। तो यहाँ पर बेटा किसका मान दे रखा है, मापित मान,
इधर देखिए अब मापित मान आपको दे रखे हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। पहले T1 की वैल्यू आपको दे रखी है 2.63 सेकंड। देखो A1 की जगह मैंने क्या ले लिया, T1, तो इससे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि A तो कॉमन राशि थी, यहाँ आवर्तकाल कह दिया तो T1। और T2 का मान कितना है 2.56 सेकंड। T3 कितना है बेटा 2.42 सेकंड। T4 कितना है 2.71 सेकंड। और T5 कितना है बेटा 2.80 सेकंड। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, इसका माध्यमान, इसी को क्या कहते हैं बेटा वास्तविक मान। क्या कहते हैं, वास्तविक मान। इसको लिखते हैं किससे, AM नहीं, ए की जगह T और यहाँ क्या लिख देंगे TM। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बराबर, ये हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 अपॉन 5। तो ये हो जाएगा बेटा Tm बराबर T1 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80। 1 2 3 4 5 वैल्यू हैं, डिवाइडेड बाई 5। इसको ऐड करते हैं बेटा, तो 0 1 तो 1 2 3 9 और 12, यानी 12 की 2 हासिल 1, 8 और 1 9 और 16 20 25 31 की 1 हासिल 3, 3 और 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11 और 2 13, 13.12 डिवाइडेड बाई 5। तो कितना आ जाएगा बेटा 5 दूनी कितना बेटा 5 दूनी 10, राइट। और उसके बाद कितना बचा 3, तो 5 6 30, फिर कितना बचा 1, तो 5 दूनी 10, फिर कितना बचा 2, 5 चौक 20, राइट बेटा। और ये हो जाएगा कितना 2.624, राइट बेटा 2.624। सही है मेरे हिसाब से, सही है, क्योंकि हमने अगर इसको यहाँ से लिखते ये बिल्कुल सही है। और इसको हम लगभग क्या लिख दें बेटा, इसको मैं लिख देता हूँ समथिंग 2.62। अभी आपको सिखाऊंगा जब हम लिखते हैं कि अंकों को क्या लिखा है पूर्णांकित करना, सिखाएंगे अभी। तो ये 4 है जो 5 से छोटा है, इसको 2 ही रहने दो, यानी 2 अंकों तक, पॉइंट के बाद 2 अंकों तक 2.62। ये किसकी वैल्यू हो गई बेटा Tm की वैल्यू हो गई, इसको कहते हैं वास्तविक मान। अब वास्तविक मान आ गया तो अब आता है सबसे पहले निरपेक्ष त्रुटि। क्या निकालते हैं बेटा निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि में बेटा मैंने क्या बताया आपको, निरपेक्ष त्रुटि में मैंने बताया आपको कि सबसे पहले क्या लिखेंगे डेल्टा T1 बराबर क्या होगा, मैंने बताया था वास्तविक मान। तो वास्तविक मान बेटा क्या है हमारे पास Tm, कितना है बेटा Tm माइनस मापित मान क्या आएगा T1। तो ये हो जाएगा Tm कितना है 2.62 माइनस T1 कितना है बेटा 2.63। बड़ा कौन सा ये वाला, तो इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा, ये आएगा -0.01। ऐसे ही डेल्टा T2 बराबर Tm माइनस T2, तो क्या हो जाएगा Tm की वैल्यू बेटा 2.62 माइनस सेकेंड वैल्यू क्या है 2.56। ये कितना है, ये छोटा है अब, तो कितना आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.56 और 4 60 2 62 0.06। डेल्टा T3 बराबर Tm माइनस T3,
तो ये हो जाएगा 2.62 माइनस 2.42, तो 42 और 10 52 और 10 62, तो ये कितना आ जाएगा प्लस में 0.20। देखो जोड़ के देख लो, 2 4 2 6। ये आप कर लेना, घटाना नहीं आता है तो सीख लेना। T4 बराबर Tm माइनस T4, 2.62 माइनस कितना है 2.71 सेकेंड, तो सेकेंड छोड़ो, बराबर आज ये बढ़ा है कितना 62 और 8 70 और 1 71 यानी 9, तो माइनस 0.09। और डेल्टा T5 बराबर कितना है बेटा Tm माइनस T5 बराबर 2.62 माइनस 2.80, तो 62 और 8 70 और 10 80 यानी 18, तो ये हो गया माइनस 0.18। इस प्रकार ये निरपेक्ष त्रुटि की वैल्यू आ गई। मुझे लगता है आपकी समझ में आ रहा होगा। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, कितना आ रहा है। अब हम बात करते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि, या मैं लिख देता हूं चलो आपकी सुविधा के लिए, माध्य निरपेक्ष, या इसी को कहते हैं परम त्रुटि। इसे किससे लिखेंगे बेटा, इसे लिखेंगे डेल्टा टी का बार। मैंने अभी बताया था, अरे साफ पता लग रहा है। डेल्टा टी क्या होती है, डेल्टा टी क्या होती है निरपेक्ष, ये तो 1 2 3 अलग अलग के लिए है, और डेल्टा टी के ऊपर बार लगा देंगे तो क्या बन जाएगा माध्य। इसकी परिभाषा के अनुसार क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, माध्य निरपेक्ष त्रुटि का मतलब ये निरपेक्ष त्रुटि का माध्य निकालना, मैं क्या बोला मोड लगाना है। तो देखो मोड पहली वैल्यू कितनी है माइनस 0.01 प्लस, फिर अगली कितनी है 0.06, फिर कितनी है प्लस 0.20 प्लस माइनस 0.09, फिर प्लस माइनस 0.18। अब इसके नीचे क्या करना है, भाग देना है, किसका किसका देना है, संख्या का। तो कितनी है 1 2 3 4 5, 5 का क्या देना है भाग, तो ये हो जाएगा डेल्टा टी बार। अब देखो मोड लगा है तो ये भी प्लस और ये भी प्लस है ही, ये भी सबको प्लस में लिखना है बेटा, सबको प्लस में, प्लस और प्लस सबको प्लस में, और बटे में कितना 5, तो कितना आ जाएगा बेटा, इसको जोड़ो, जोड़ना आना चाहिए। 8 8 16 1 17 17 17 और 6 कितने होते हैं 23, 23 और 1 24 की 4 हासिल 2, 2 और 1 3 3 3 3 3 और 2 5 5 5 5 5, और यहाँ कितना आ जाएगा पॉइंट, और नीचे किससे डिवाइड है बेटा, किससे डिवाइड है 5 से है, बोलो है या नहीं। अब इसको भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा देखो इधर, पॉइंट तो है ही 0.5 से भाग दो, 5 एकम 5, और ये कितना आएगा 5 अट्ठे 40, ऐसे आएगा। बताओ आप कितना आएगा, आपको क्या करना है, किसमें भाग देना है, इसमें। तो यहाँ से कितना आएगा, देखो ऐसे कर लिया करो, नहीं जिसको कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ऐसे नहीं, तो देखो पॉइंट को हटाओ और नीचे कितने जीरो रख लो 2। अब तो भाग दे लोगे, अब भी नहीं आता क्या, कितने लोग हैं कमेंट करके कह रहे हैं सर भाग देना सिखाइए, तो 5 कितना आएगा बेटा 5 एकम 5, बहुत बढ़िया, अंक उतारा 4 का। अब अंक 4 का उतारा, इसे कहते हैं भाग टूट की 0, तो भाग टूट की 0 पॉइंट लगाएंगे ये, फिर 5 अट्ठे 40, ये ऐसे आएगा, 10.8 आएगा, बोलो। तो यहाँ से कितना आया 10.8 अपॉन कितना आया 100, तो बताओ 100 से और डिवाइड करेंगे, इस पॉइंट को उठाएंगे नीचे, बहुत आसान बना रहा हूँ, 1 2 3, तो 1 2 3 छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0.108। और मैंने क्या बताया बेटा
अगर ये 8 5 से बड़ी है तो जीरो वाली राशि में 1 जुड़ जाएगा तो इसका मान लगभग आ जाएगा। ये मैं सिखाऊंगा आपको, अंकों को पूर्णांकित करना। इस राशि को पूर्णांकित करना है और इसके बाद वाली राशि 5 से बड़ी है तो इस जीरो को क्या लिख देंगे 1, तो इसका मान आ जाएगा 0.11। किसकी वैल्यू आ गई है? ये आ गई डेल्टा टी बार बराबर 0.11। अब किसकी बारी आती है? अब आपको क्या निकालना है? देखिए इधर, ये किसकी वैल्यू आ गई? ये आ गई साहब हमारे पास माध्य निरपेक्ष त्रुटि। अब बात आती है किसकी? आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि। तो बेटा आपेक्षिक त्रुटि क्या होगी? इधर ध्यान देना। आपेक्षिक त्रुटि बराबर मैंने क्या बताया था आपको? मैंने बताया था माध्य परम त्रुटि अपॉन वास्तविक मान कितना? TM। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.11 और किसका भाग देंगे बेटा? इसमें भाग देंगे 2.62 का। कितने का भाग देंगे? 2.62 का। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ? इसी को रहने दो, अभी बाद में देख लेंगे। तो ये आ गई आपेक्षिक त्रुटि। और अब निकालना है बेटा प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि कितनी हो जाएगी बेटा? मैंने क्या बताया था कि आपेक्षिक त्रुटि इंटू 100%। तो ये हो जाएगा 0.11 2.62 इंटू 100%। और देखो पॉइंट उठाएंगे तो नीचे क्या आएगा बेटा? 100। क्या आएगा? 100 से 100 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो आपको क्या करना है? 11 में 2.62 का भाग देंगे तो इसका मान लगभग आ जाएगा बेटा, लगभग 4%। कितना आ जाएगा बेटा? 4। देखो 4 दूनी 8, 6 चौक 24, 8 2 10 11, लगभग 4% आ जाएगा। यानी आप 2.62 में 4 का गुणा करो। देखो 2.62 गुणा 4, तो 4 दूनी 8, 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, तो 10.48। इसका मतलब लगभग कितना आ गया? 11। यानी ये होता है लगभग 4%। तो इस प्रकार हमने क्या निकाला? निरपेक्ष यानी परम त्रुटि। उसके बाद हमने निकाला क्या? माध्य परम त्रुटि। उसके बाद आपेक्षिक त्रुटि और उसके बाद प्रतिशत त्रुटि। इस प्रकार हमने त्रुटियों का अध्ययन किया। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।